हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटोर। अभी मैं आपको क्लास 9th का ग्रेविटेशन चैप्टर सबके स्कूल में हो गए होंगे। अभी जिसको डाउट होगा, यहाँ पे मैं आपको मात्र 20 से 25 मिनट लेने वाला हूँ और आपका पूरा डाउट क्लियर करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में अगर हम बात करें, क्लास 8 में आपने बेसिक पढ़ा होगा। ग्रेविटेशन क्या होता है? एक ऐसा फोर्स होता है जो दो मासिव ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। जैसे मैं बोलूं आपको, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मासिव ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे। जो हेवी ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी तरफ लाइटर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन होता क्या है, अगर मान लो मैंने अर्थ के ऊपर इसको यहाँ पकड़ा हूं, तो ये कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है। नीचे क्यों जा रही है? ड्यू टू ग्रेविटेशन। क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ के रिस्पेक्ट में इन दोनों का मास बहुत ही कम है। अगर मास कम है, इसका मतलब क्या है कि जो हेवी ऑब्जेक्ट कौन सी है? ग्रेविटी है, मींस अर्थ है हमारा। तो अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो ग्रेविटेशन एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो हमेशा मासिव ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। दूसरा पॉइंट में बात करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब ये अपने सेंटर की तरफ खींचता है, अपने से लाइटर ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, मीन्स ये अट्रैक्ट करता है, इसमें रिपल्सिव फोर्स कुछ नहीं होता। जैसे आपने पढ़ा होगा, दो चार्ज सेम चार्ज के हैं, सेम साइन के हैं तो रिपेल करते हैं। दो मैग्नेट सेम पोल के हैं तो रिपेल करते हैं। लेकिन यहां पे कोई रिपेलिंग फोर्स नहीं होता है, यहां पे केवल अट्रैक्टिव फोर्स होता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है हमारे रिस्पेक्ट में, कुछ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, इसीलिए अर्थ अपनी तरफ किसी भी बॉडी को खींच लेता है। एक बात और, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये वीकेस्ट फोर्स होता है। वीकेस्ट फोर्स करने का मतलब ये है कि इसको हम कोई भी एक लाइटर फोर्स भी इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। जैसे मान लो ये पेन आ रहा है नीचे, मैं अपने हाथ पे आराम से रोक पा रहा हूं, इसे ये अर्थ नहीं खींच पा रहा है। लेकिन अगर यही करंट लगेगा तो मेरे हाथ को भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, यहाँ पर दूसरा बंदा है उसको भी खींचेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स होता है rather than अदर फोर्सेस। नेचर के अंदर अगर फोर्स की बात करें तो वीकेस्ट फोर्स बनता है अपन नेचर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। हम पहला टॉपिक बात करेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमने क्या कहा? फोर्स बिटवीन टू मासिव ऑब्जेक्ट। टू मासिव ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा? ग्रेविटेशन होगा। दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे आप, इट इज सेंट्रल फोर्स। इट इज सेंट्रल फोर्स मतलब इसका जो इंपैक्ट होता है ये सेंटर की तरफ होता है। सेंटर की तरफ मतलब सेंटर की तरफ खींचता है। तीसरा पॉइंट, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। ये कैसा फोर्स होता है भाई? ये हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। मींस ये इसके अंदर ऑब्जेक्ट हमेशा आपस में अट्रैक्ट होते हैं, रिपेल नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका, इट इज वीकेस्ट फोर्स। ये हमारा सबसे कमजोर फोर्स होता है। और एक और पॉइंट, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये थोड़ा सा नया टर्म्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकूं या मैं ऐसे फेंकूं, कहां जाएगा? अर्थ के ऊपर ही जाएगा। ऐसा तो नहीं हवा में जाके अटक गया, बिल्कुल नहीं है वहां पे। इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसका जो वर्क होता है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर बच्चों आपको? चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये न्यूटन हर जगह घुसा था। न्यूटन का लॉ जो है हर जगह है आपको, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने क्या कहा था कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है m1 और एक का मास है m2, अगर दोनों को हमने एक सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट रख दिया, अगर हमने इनको रख दिया एक सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट r पे,
तो उसने क्या कहा, जो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होगा, 1/r²। तो अगर स्टेटमेंट को हम कंबाइन करें तो ये बन जाता है F इज इक्वल टू G m1 m2/r²। यहां पे G हो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, इसकी वैल्यू बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, जी की वैल्यू फिक्स हुई, कितनी आ गई हमारे पास, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, आप लिख सकते हैं आराम से स्टेटमेंट इसका, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट between two object is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to a square of the distance between them, and inversely to a square of distance between them। तो आप ये न्यूटन्स लॉ को पढ़ा आपने, समझा, देखा आपने कि जो न्यूटन्स का लॉ है ये क्या बोल रहा है कि जो फोर्स है प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ योर मासेस है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम है। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल बनता है। क्लास 9 के अंदर बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल आता है, आप फॉर्मूला पुट करेंगे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं हम इस पे, अगर क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि दो ऑब्जेक्ट है, एक m1 है, इसका मास मान लिया 6 kg है, m2 है, इसका मास हमने मान लिया, इसका भी हमने मान लिया 10 kg है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस मान लिया हमने गिवन है 40 सेंटीमीटर गिवन है। तो पूछ दिया फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम। तो सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है F इक्वल टू G m1 m2/r²। G आपकी कितना हो गया, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, m1 कितना है 10 kg, m2 कितना है 6 kg, डिवाइड बाय डिस्टेंस सेंटीमीटर में कर लो, 0.4 मीटर आ गया आपका, 0.4 इंटू 0.4 न्यूटन। तो जो भी आएगा आप यहां से ये फोर्स इजीली निकाल पाएंगे। मतलब क्लास 9 के अंदर न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपली किस पे आता है, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड आता है। ये आपका हो गया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आता है कि इस जो हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका और एप्लीकेशन क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेविटेशन, कि इसका क्या हमारे लाइफ के अंदर क्या यूज है। तो आप बोल सकते हैं ग्रेविटेशन हर जगह यूज होता है। हम अर्थ के ऊपर बाइंड हैं, अर्थ के ऊपर हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशन। हमारे चारों तरफ क्लाउड्स वगैरह रुके हुए हैं, क्लाउड्स क्यों है, ड्यू टू ग्रेविटेशन। जो प्लैनेट है, जैसे मान लो सन के अराउंड सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं, अर्थ मूव कर रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशन। मून अर्थ के अराउंड मूव कर पा रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशन। सन के अराउंड अर्थ घूम पा रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशन। टाइड्स एंड क्लाउड्स वगैरह फॉर्म हो रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो ये इसका एप्लीकेशन है, आप लिख सकते हैं इजीली यहाँ पे।
वी आर बाउंडेड टू अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन है ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ टाइड्स एंड क्लाउड्स, ड्यू टू ग्रेविटेशन। तीसरा पॉइंट आपसे मैं बोलूं, तीसरा पॉइंट अगर बोले रोटेशन या रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड सन अराउंड अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशन, प्लैनेट अराउंड सन, ये सारे ड्यू टू ग्रेविटेशन है। ये सारे चीजें क्यों हो रही है? ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो आपको ये समझ लेना है कि हमें ग्रेविटेशन का क्या एप्लीकेशन है और क्या क्या सिग्निफिकेंस है, यहां से क्वेश्चन पेपर में आपका बनता है। अब चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। इसमें क्या होता है कि अगर हम अर्थ के ऊपर है, अर्थ अपनी तरफ खींच रही है किसी ऑब्जेक्ट को, तो जब भी फोर्स लगता है तो वहां क्या लगता है? एक्सेलरेशन लगता है। हमने 9th में आपका जो लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, वहां सेकंड लॉ पढ़ा था, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वहां पे फोर्स के फॉर्मूला में क्या आ रहा था? एक्सेलरेशन आ रहा था। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हमने पुश और पुल किया तो उसमें मोशन आया, मोशन आया तो क्या आया? एक्सेलरेशन आया। तो यहां भी अगर अर्थ अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को खींच रही है तो क्यों खींच रही है? क्योंकि वहां पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन विद विच ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ए मासिव ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सरफेस। कोई हेवी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जिस एक्सेलरेशन से खींचेगी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन विद विच a heavier object attract lighter object towards its surface, lighter object towards its surface, इसकी सरफेस की तरफ। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। इसको स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है अर्थ के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जो जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और ये फिक्स होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे इसकी वैल्यू फिक्स होती है। लेकिन जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से हम ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, जी की वैल्यू कम होती जाती है। तो यहां पे मैं बात करूंगा, इस जी का रिलेशन निकालूंगा, इस जी का रिलेशन निकालूंगा आपका कैपिटल जी से। रिलेशन ऑफ स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, इन दोनों में क्या रिलेशन है, पेपर में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। ये मान लिया अर्थ का सरफेस है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने स्मॉल मास एम, ये अर्थ का रेडियस है आर, तो और अर्थ का मास हमने मान लिया मास एम, एम मान लिया हमने कैपिटल एम। तो अभी आर डिस्टेंस में दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स कौन सा लगेगा? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन क्या लगेगा हमें? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या पढ़ा हमने? F इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये हो गया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। और एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, तो उसकी वेट की वजह से क्या लगेगा फोर्स? F इक्वल टू एम इंटू ए। कितना हो रहा है यहाँ पे? स्मॉल जी। तो लिखेंगे फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वजह से
जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, F इक्वल टू एम इंटू जी। अब इन दोनों फोर्स को हम कर लेंगे इक्वेटिंग बोथ। जब इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या आने वाला है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एम जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। स्मॉल कैंसिल, तो स्मॉल जी की जो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, जी एम बाई आर स्क्वायर। ये आ गया स्मॉल जी की वैल्यू। अब कैपिटल जी तो हमें पता है, अभी निकाला हमने 6.67 इंटू 10⁻11। एम है मास ऑफ अर्थ, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब रफली अगर हम बात करें इस स्मॉल जी की, जब हम वैल्यू पुट करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो हमने क्या देखा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, देखें यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी कैसे निकालेंगे, ऑफ स्मॉल जी। अभी हमने क्या देखा, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो हमने जी की वैल्यू अभी हमने पढ़ा, कितना पढ़ा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और मास ऑफ अर्थ हमने कितना पढ़ा, 6 इंटू 10⁻24 केजी। और रेडियस ऑफ अर्थ हमने पढ़ा, कितना पढ़ा, 6400 किलोमीटर, मतलब 6400 इंटू 10⁻3 मीटर। ये आपका रेडियस ऑफ अर्थ है। तो अगर आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें इक्वेशन में, इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो आपकी जी की जो वैल्यू आ जाएगी, जी की वैल्यू कैपिटल जी कितनी है हमारे पास, 6.66 इंटू 10⁻11। मास कितना है, 6 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई 6400 इंटू 10⁻3 मीटर का स्क्वायर। तो ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही अर्थ के सरफेस पे स्मॉल जी की वैल्यू हो जाती है। तो जो वेट होता है इसी जी पे डिपेंड करता है। अगर हम स्मॉल जी को मास से मल्टीप्लाई कर दें तो वेट निकल जाता है। मतलब जब जी की वैल्यू, अभी हमने क्या पढ़ा कि जी की वैल्यू जैसे ऊपर जाएंगे तब भी चेंज होगी, नीचे जाएंगे तब भी चेंज होगी। तो जब जी की वैल्यू चेंज होगी तो वेट भी चेंज होगा, मास चेंज नहीं होता। तो इसी पे हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वेट एंड मास। वेट और मास में क्या डिफरेंस हम देखेंगे। मास और वेट मैं डिफरेंट के फॉर्म में बताता हूं। मास तो आपका कंटेंट हो गया। मास क्या हुआ, मास इज द कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास क्या हो गया, कंटेंट कितना है, दैट इज कॉल्ड मास। वेट क्या हो गया, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी की वजह से कितना लग रहा है, दैट इज कॉल्ड वेट। वेट का फॉर्मूला बनता है यहाँ पे मास इंटू स्मॉल, ये फिक्स होता है। मास हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट, मास की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। ऐसा नहीं कि मैं मून पे जाऊंगा तो मेरी हड्डियां 400 हो जाएगी या मेरी हड्डियां कम हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। जितनी बोन्स है उतनी ही बोन्स रहेगी, जितना ब्लड है उतना ही ब्लड रहेगा। लेकिन वेट बढ़ेगा, वेट क्या होता है, एम इंटू जी होता है। जी चेंज होगा तो मास और वेट, तो वेट भी क्या होगा आपका, चेंज होगा। तो यहाँ पे आप देखा हमने मास कांस्टेंट हुआ हमेशा, यहाँ पे इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू जी, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू जी। स्मॉल जी की वजह से ये भी चेंज होगा। दूसरा, मास नेवर भी जीरो, मास तो कभी जीरो ही नहीं होगा। कोई कितना भी हल्का होगा, कितना भी लाइट होगा, तो उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा। तो मास नेवर भी जीरो, और ये जीरो हो सकता है, इट मे बी जीरो, क्योंकि अर्थ के सेंटर पे जाएंगे तो जब जी जीरो होगा तो एम भी जीरो हो जाएगा, वेट भी जीरो हो जाएगा। तो वेट जीरो हो सकता है, मास जीरो नहीं हो सकता है।
और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होगा। इसकी जो एसआई यूनिट की हम बात करें, एसआई यूनिट क्या होती है मास की, किलोग्राम, और इसकी एसआई यूनिट न्यूटन और किलोग्राम फोर्स केजीएफ। आप यहां से इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं, पेपर में काफी आता है डिफरेंस, तो आप इन डिफरेंस को इजीली कर सकते हैं, और पेपर में यहां से एक क्वेश्चन बनता है दोनों का डिफरेंस। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैसे चेंज होता है हाइट के अकॉर्डिंग और डेप्थ के अकॉर्डिंग और अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब अगर हम ये बात करें, ये आपका अर्थ कुछ ऐसा दिखता है, इसके वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोल देते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर। तो हम क्या देख रहे हैं, पोल का रेडियस थोड़ा सा छोटा है इक्वेटर से। तो अगर हम बात करें पहला पॉइंट ड्यू टू शेप एंड साइज, अगर अर्थ के शेप एंड साइज की बात करें तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, रेडियस ऑफ पोल जो है लेसर देन रेडियस ऑफ इक्वेटर है। अब देख रहे हैं यहां पे पोल का जो रेडियस है इक्वेटर से कम है, तो इसकी मतलब क्या हुआ, जो अभी हमने जी का वैल्यू पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, जीएम बाई आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर मीन्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बढ़ेगा तो जी की वैल्यू घटेगी, अगर आर स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमें क्या देख रहे हैं आप, पोल का कम है, इसका मतलब पोल पे जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इसका मतलब जी एट पोल इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर, मतलब पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी, इसीलिए वेट जो होगा पोल पे वे क्या होगा, वो ज्यादा होगा। वेट एट पोल इज ग्रेटर देन एट इक्वेटर, इक्वेटर से ज्यादा होगा। इसीलिए अगर हमें कोई चीज खरीदनी है तो कहां खरीदना चाहेंगे, हम पोल पे खरीदना चाहेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि 1 kg शुगर आपको अगर बाई करना है, पोल पे खरीदना चाहेंगे या इक्वेटर पे, तो आप कहां बाई करना चाहेंगे, जहां पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी, वेट हमें ज्यादा मिलेगा। कहां करेंगे हम बाई, दैट इज ऑन पोल, क्योंकि पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है। ये तो हो गया आपका ड्यू टू शेप एंड साइज। अब इसमें आता है दूसरा ड्यू टू हाइट, अल्टीट्यूड मीन्स हाइट की वजह से कितना होगा। अगर ये मान लो अर्थ का सरफेस है, ये रेडियस हो गया, मैं अर्थ के सरफेस से एक हाइट h ऊपर जा रहा हूं, ये पॉइंट B हो गया और ये A हो गया, तो B पे G की वैल्यू क्या होगी, A क्या है, सरफेस है, कितना होता है A पे 9.8 होता है, हमने पढ़ा हुआ है अभी, हमें यहां पे पता करना है कितना होगा। तो अभी हमने पढ़ा G की वैल्यू क्या पढ़ा, जीएम बाई आर स्क्वायर, ये कहां पढ़ा हमने, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो कितना हो गया, h हाइट ऊपर जा रहा है, तो r की वैल्यू कितनी हो गई, r प्लस h, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जीएम अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर। आपको